हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग अभी दारोगा का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं जिसमें 25 प्रश्नों को हम लोगों ने किया था। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। 26 नंबर प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, VVI होता है। और जितना भी प्रश्न हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर भी हम लोग कर लेते हैं और साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस ईयर अगर हम लोग कर ले तो इससे पता चल जाएगा कि हमारा पैटर्न क्या है, हम लोगों को किस तरह से तैयारी करना चाहिए। बहुत ईजी होता है। देखिए, अगर एक रणनीति में तैयारी किया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती है किसी भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए। बस एक सही डिसिप्लिन होना चाहिए ज़िंदगी में। और यही डिसिप्लिन अगर आप अपना लेते हैं, डिसिप्लिन कहने का मतलब है कि 10 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है। सफल और असफल लोगों में यही फ़र्क होता है। सफल लोग जो होते हैं वो डेली पढ़ते हैं, असफल लोग वहीं जो 10 दिन पढ़ा और 1 महीना गायब रह गए, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। अभी बहुत अच्छा अवसर है खास करके बिहार के लिए। अगर 10 घंटा डेली का डेली अगर स्टडी हो जाए तो निश्चित तौर पे फाइट किया जा सकता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप समझ रहे होंगे। प्रश्न देखते हैं। भारत की सर्वाधिक है ना, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहाँ से प्राप्त होती है ना। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहाँ से? क्या उत्तर पूर्वी मानसून से यह प्राप्त होता है? क्योंकि भारत में अगर हम लोग बात करें तो भारत में वर्षा सबसे ज़्यादा वर्षा जो है यह दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। जैसे भारत में अगर औसत वर्षा की हम लोग बात करें तो भारत में औसत वर्षा कितना होगा, है ना। भारत में जो औसत वर्षा है ना, औसत वर्षा की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, हेलो थोड़ा सा पानी लाइए। औसत वर्षा की अगर हम लोग देखेंगे तो 1080, है ना। देखिए, इसको याद रखिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा, है ना। 1020 पॉइंट, है ना, 1020.8 मिलीमीटर होता है। मिलीमीटर वर्षा यह भारत का औसत वर्षा है। जब आप मेघालय में जाएंगे तो वहां पर 3 पहाड़ियां हैं जिसका नाम है गारो, खासी, जैंतिया, है ना। मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं जिसका नाम है गारो, है ना, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया। और यही खासी जो हिल्स है, इसी खासी हिल्स में मासिन राम स्थित है। मासिन राम और मासिन राम में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पर होती है ना। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर? तो सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पर होता है। मेघालय में ही एक क्षेत्र है जिसका नाम है चेरापूंजी। बहुत साल पहले इसका नंबर 1 स्थान था, शीर्ष पर स्थान था। मेघालय में ही जिसका नाम क्या है? चेरापूंजी। और चेरापूंजी में भी सबसे ज़्यादा बारिश होता है। चेरापूंजी में, है ना, चेरापूंजी में भी सबसे ज़्यादा बारिश होता है। और ये जो क्षेत्र है यह मेघालय के क्षेत्र में पड़ता है, मेघालय में है। जैसे अगर हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार में कौन ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, कौन ऐसा जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। तो बिहार में यहाँ पर देखिएगा तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो वर्षा है किशनगंज में होता है। किशनगंज में, है ना, किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। क्योंकि बिहार के संदर्भ में भी सवाल पूछता है आपके एग्जाम में, बिहार के संदर्भ में। और यही जो किशनगंज हम लोग देख रहे हैं, यही किशनगंज क्षेत्र में चाय की खेती सबसे ज़्यादा होती है। बिहार में चाय की खेती किशनगंज में, है ना। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा 27 नंबर सवाल। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुआ है? अपक्षय के कारण निर्मित हुआ है। क्या यह मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, या इसे हम लोग लैटेराइट मिट्टी कहते हैं, या इसको लाल मिट्टी कहते हैं, या हम इसे रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं? यहाँ पर समझेंगे भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन सा बेसाल्ट, है ना, बेसाल्ट लावा के अपक्षयन के कारण इसका निर्माण होता है। तो यह मिट्टी रेगुर मिट्टी हो जाती है ना। यह मिट्टी है रेगुर मिट्टी। इस रेगुर मिट्टी को हम लोग कई नामों से जानते हैं। जैसे आप कह सकते हैं इसको काली मिट्टी भी कहा जाता है।
काली मिट्टी कहा जाता है। और इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा उत्पादन कपास का होता है ना, कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, इसलिए इस मिट्टी को कभी कभी काली कपासी मिट्टी कहा जाता है ना, काली कपासी मिट्टी कहा जाता है इस रेगूर मिट्टी को, इस रेगूर मिट्टी को कहा जाता है। और यह जो मिट्टी है बैसाल्ट लावा के अवक्षयन के कारण इसका निर्माण होता है, इसको काली मिट्टी कहा जाता है, काली कपासी मिट्टी कहा जाता है। जैसे आप देखते होंगे, अगर हम लोग रेगूर मिट्टी के क्षेत्र की बात करें तो रेगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा, इसका जो विस्तार है इस रेगूर मिट्टी का, यह महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। महाराष्ट्र में इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार है और यही वजह है कि महाराष्ट्र में कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। यानी पूछा जा सकता है कि भारत में कौन ऐसा राज्य है जहाँ पर कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो यही महाराष्ट्र में होता है। और महाराष्ट्र में काली मिट्टी का प्रसार सबसे ज़्यादा है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आप गुजरात देखते होंगे तो दूसरा स्थान गुजरात का हो जाएगा, जहाँ पर काली मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा है। तो गुजरात में कपास के उत्पादन में इसका दूसरा स्थान हो जाता है, पहले इसका स्थान पहला था, है ना। उसके बाद इस काली मिट्टी का विस्तार आपको मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में भी काली मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। और आप देखते होंगे दक्षिण भारत में जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी, है ना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी, आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी काली मिट्टी का विस्तार देखा जाता है, काली मिट्टी का विस्तार देखा जाता है। और यह जो मिट्टी है दक्कन ट्रैप क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कभी कभी सवाल ये भी पूछा जा सकता है, वन लाइन में दे देगा, किस क्षेत्र में इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार है, तो दक्कन ट्रैप क्षेत्र में, है ना, दक्कन ट्रैप क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, है ना, ट्रैप क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इस मिट्टी का विस्तार है, जिसको हम लोग काली कपासी मिट्टी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। चलिए आगे यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है 28 नंबर सवाल, और यहाँ पर देखेंगे पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन कौन है। पश्चिमी हिमालय का संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन कौन हो जाते हैं। वन होगा या धात्विक खनिज होगा या कार्बनिक खनिज होगा या आणविक खनिज हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखेंगे तो देखिए 28 का आंसर इसका ए हो जाता है ना, वन होगा, वन हो जाता है। अगर हम लोग देखें तो इस क्षेत्र का जो विस्तार है लगभग 65% भूभाग पर वन है। लगभग कितना, तो भारत में लगभग 65% भूभाग पर, है ना, भूभाग पर क्या है, वन है, वन। और पूरे भारत में अगर सर्वाधिक वन वाला अगर राज्य आपसे पूछे तो वन वाला राज्य कौन हो जाएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। मध्य प्रदेश में एक बार प्रश्न पूछ दिया था, अगर बिहार के संदर्भ में पूछेगा तो सबसे ज़्यादा वन किस क्षेत्र में है, तो कैमूर जिला में है, सबसे ज़्यादा वन कैमूर जिला में। और एक बात याद रखिएगा, जैसे प्रश्न ये भी बीपीएससी के द्वारा एक बार पूछा गया था कि भारत में कौन ऐसा राज्य है जहां पर वन का विस्तार और वन की मात्रा सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो यह मध्य प्रदेश है। और इसी से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा हुआ था कि भारत में कौन ऐसा राज्य है जहां पर अनुसूचित जनजातियां सबसे ज़्यादा निवास करती है। तो अनुसूचित जनजातियां सबसे ज़्यादा जो निवास करती है जहां पे वन का मात्रा ज़्यादा होगा, इतना याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश में वन सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति ज़्यादा निवास करेंगे। और जहाँ पे वन होगा वहाँ पे जानवर भी ज़्यादा पाए जाएंगे, पशु भी ज़्यादा पाए जाएंगे। जैसे बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है। लेकिन अगर बिहार में बाघों की संख्या अगर पूछता है, देखिए इस तरह से पढ़िएगा तो मज़ा आ जाएगा, है ना। बाघों की संख्या बिहार में कितना, तो 50 हो जाता है ना। इस तरीके से ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है अगर बिहार दरोगा को कंप्लीट करना है तो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे लद्दाख और जास्कर का जो क्षेत्र देखेंगे, लद्दाख जास्कर, और यहीं पर है नंगा पर्वत, है ना, यहीं पर है अल्पाइन और कुंधारी वन भी यहीं पर पाई जाती है, यहीं पर पाई जाती है। जैसे हम लोगों ने देखा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश के बाद इसका जो दूसरा स्थान हो जाएगा वो अरुणाचल प्रदेश का है, आप देखते होंगे। इसके बाद वन का सर्वाधिक जो मात्रा है ना, वन का
ये आपके अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है ना। अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद नेक्स्ट जो स्थान हो जाएगा वह अरुणाचल प्रदेश का है, जहाँ पे वन का विस्तार सबसे ज़्यादा है, वन का विस्तार। अच्छा, ये भी सवाल कभी कभी पूछता है कि कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे वन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। 1% में मध्य प्रदेश नहीं है, 1% में सबसे ज़्यादा है मिजोरम। 1% में मिजोरम का स्थान नंबर 1 पे है, और यहीं पे 1% सबसे ज़्यादा है भारत में 1%। तो सबसे ज़्यादा वन जो है मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का स्थान आएगा, और उसके बाद आप देखते हैं छत्तीसगढ़ में भी, है ना, छत्तीसगढ़ में भी वन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखें 29 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? 29 नंबर सवाल। और देखिए इसका आंसर हो जाता है सहकारी कृषि, हम लोग कहते हैं, है ना, ये नहीं हो जाएगा सहकारी कृषि। जैसे आप देखते होंगे सहकारी कृषि की अगर हम लोग देखें तो सिंचाई सुविधाओं को पर्याप्त, है ना, सिंचाई सुविधाओं का पर्याप्तता का क्या होता है, पर्याप्तता का अभाव पाया जाता है यहाँ पे। जैसे उच्च उत्पादकता वाले बीजों की अनुपलब्धता हो जाती है, किसानों के पास मृदा परख तकनीक का अभाव होता है, जैसे लैंड एंड लैब। कभी कभी होता है कि किसानों को लगता है कि हमारे मिट्टी में कौन ऐसा उत्पाद है जो सबसे ज़्यादा होगा, तो उनके पास ये जो तकनीकी है इसका अभाव पाया जाता है सबसे ज़्यादा। और कीटों से बचाव के लिए जो वैज्ञानिक पद्धति होता है उसका भी अभाव देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, हमारा जो है एग्रीकल्चर जो है, कृषि, हमारा जो कृषि है यह मानसून पर आधारित है, और मानसून क्या है, अनिश्चित है। और कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण भी है, जिसके वजह से ये भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है ना, ये भी प्रॉब्लम है जो क्रिएट हो जाता है हमारे यहाँ। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा अरेंजिंग में प्रॉब्लम है, बट मैं बता रहा हूँ। सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित करना है हमें। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये हो जाता है खाद्य उत्पादक, है ना, ए में देखिए तो ये होगा खाद्य, है ना, खाद्य उत्पादक हो जाता है। खाद्य उत्पादक के सामने हम लगाते हैं हरित क्रांति, 1 नंबर, है ना, ये हरित क्रांति है, हरित क्रांति हो जाएगा। यहाँ बी देखेंगे तो बी में क्या हो जाएगा, बी में हो जाता है दुग्ध उत्पादन, है ना, दुग्ध उत्पादन हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरा नंबर में क्या है, श्वेत क्रांति, है ना, श्वेत क्रांति हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर सी हो जाएगा। सी में हम लोग देखेंगे तो मत्स्य उत्पादन, है ना, मत्स्य उत्पादन है। और यहाँ पे हो जाएगा तीसरा में नीली क्रांति, है ना, नीली क्रांति हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे डी, और डी में हमारा हो जाएगा उर्वरक उत्पादक, है ना, उर्वरक उत्पादक। और यहाँ पे 4 में क्या होगा, तो 4 में हम लोग देखेंगे भूरी क्रांति हो जाता है। कौन सा, भूरी क्रांति, भूरी क्रांति। अगर हमें मिलान करना हो तो ये सारा का सारा मिलान क्या है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये है ना, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, इसका आंसर ये हो जाता है 1 2 3 4 हो जाएगा, जो यहाँ पर नहीं है 1 2 3 और 4 हो जाता है। इस तरीके से अरेंजिंग में प्रॉब्लम था, बट कोई बात नहीं है। चलिए, एक क्रांति से एग्रीकल्चर में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। कौन ऐसा राज्य है जहां पर लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? बिहार में तो है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में भी है ना, यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी हो जाएगा, उड़ीसा में भी हो जाएगा। जैसे लौह अयस्क के क्षेत्र में प्रथम स्थान अगर पूछे तो सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में होता है। लेकिन पंजाब के क्षेत्र में लौह अयस्क नहीं होता। लौह अयस्क का उत्पादन पंजाब का जो क्षेत्र है यहाँ पर नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाता है। यानी कि लौह अयस्क में पहला स्थान उड़ीसा का हो जाएगा। उसके बाद आप देखते होंगे छत्तीसगढ़ का भी अच्छा खासा स्थान है। और उसके बाद आप देखते होंगे कर्नाटक में भी
है ना, कर्नाटक में भी लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट 32 नंबर, सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है कहाँ पे? हैदराबाद में या झांसी में या नासिक में या पटना में? सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ पर है? तो ये झांसी में हो जाएगा। झांसी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और यहीं से थी ना वो 1857 की क्रांति में लक्ष्मीबाई, जिनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका, बड़ी प्यार से लोग मनु कहते थे। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यही झांसी कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। अब आप भूल नहीं पाइएगा, क्योंकि एक बार प्रश्न ये भी पूछा गया था मैप से कि झांसी किस राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएगा आपके उत्तर प्रदेश में। और यहीं पे सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र है, जिसकी स्थापना किया गया कब? 1988 में। 1988 में इसका स्थापना किया गया। इसका स्थापना किया गया था 1988 में, इसका स्थापना किया गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखें, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया है? ऋणात्मक पूछता है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास को प्रदर्शित किया है? तीसरी होगा या पांचवी या सातवीं या नौवीं पंचवर्षीय योजना होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब लाई गई थी? 1961 से लेकर के, है ना, 1961 से लेकर के 1965 तक यह तीसरी पंचवर्षीय योजना का काल था। जैसे पांचवी पंचवर्षीय योजना में अगर हम लोग देखेंगे तो 1974 से लेकर के, है ना, 1974 से लेकर के 1978 तक पांचवी पंचवर्षीय रहा। और इसी समय में आपको पता होगा, इंदिरा गांधी को लेकर के बार बार ये बातें की जाती है। इसी में इसका मुख्य उद्देश्य डाला गया था, इसका ध्येय था गरीबी हटाओ, और इसी में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। इसी में गरीबी हटाओ का, है ना, इसी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और ये पांचवी पंचवर्षीय योजना है, 1974 से 1978 तक का ये शासनकाल रहता है इसका। सातवीं पंचवर्षीय योजना भी हम लोग देखें, सातवीं पंचवर्षीय योजना। और ये सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है 1985 से लेकर के, है ना, 1985 से लेकर के 5 साल का होता है, 1990 तक था, 1985 से 90 तक। और इसमें इसका मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय, खाद्य उत्पादन और रोजगार। इसमें कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। जैसे मैं लक्ष्यों की बात करें तो सामाजिक न्याय था, है ना, ये इसका सामाजिक न्याय, इसका लक्ष्य था सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय के बाद जो लक्ष्य रहा इसका खाद्य उत्पादन का, है ना, खाद्य उत्पादन इसका लक्ष्य रहा है, खाद्य उत्पादन। और इसका लक्ष्य रहा है रोजगार की ये लक्ष्य रहा है इसमें। जैसे नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं की अगर हम लोग बात करें तो 1997 से लेकर के 2002 तक है। इसका 1997 से लेकर के यह पंचवर्षीय योजना जो लागू रहा, 1997 से लेकर के 2000, है ना, 2002 तक रहा। और इसमें आर्थिक और सामाजिक विकास पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। इस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर, इसमें आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर, है ना, सामाजिक विकास पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया, सामाजिक विकास पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। देखिए पॉइंट ये जो है, कभी कभी ये पूछता है कि कौन ऐसा पंचवर्षीय योजना है जहां पर गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा पंचवर्षीय योजना है जहां पर मुख्य लक्ष्य ही था आर्थिक और सामाजिक विकास? तो ये हो जाएगा नौवीं पंचवर्षीय योजना। इस तरह से चीज़ों को याद करिए, है ना, तो जाकर के ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे 34 नंबर सवाल है। तो भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास निम्नलिखित में से किसका कार्य है? तो ये कार्य हो जाता है आईटीडीसी का, और इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर हो जाता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, और यहाँ पर ये हो जाएगा कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही हो जाएगा? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ए कहता है। बी कहता है कि यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, और सी कहता है कि यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, और डी कहता है यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। सही उत्तर का चयन नीचे दिया गया है।
है ना। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, यही तो पूछ रहा है ना, यही तो प्रश्न है इसका कि बताइए इसका आंसर क्या होगा, है ना। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ए और डी हो जाएगा, ए और डी। अब यहाँ पर देखिए, ए कहता है कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, और कहता है कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में कौन से कथन सही है। शुरुआत में नहीं था यह, है ना, ये तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान के माध्यम से वयस्क मताधिकार जो है यह प्राप्त होता है। उसके बाद आपका डी है, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। इस तरीके से अगर यहाँ पर देखा जाए तो सही कथन आपका ए और डी हो जाता है, ए और डी होता है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, पूछा गया प्रश्न है ये 36 नंबर। तो ये हो जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाते हैं, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को प्रारूप समिति का, है ना, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, प्रारूप समिति का, है ना, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया इनको, और यही सबसे ज़्यादा, और इसी प्रारूप समिति पर ही संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम लोग संविधान का निर्माता कहते हैं, संविधान के जन्मदाता कहते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है ना। आप देखते होंगे यहाँ पे संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति एक बनी थी, संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, संविधान समिति, और इस संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संचालन समिति के, है ना, संचालन समिति के अध्यक्ष थे। संचालन समिति के अध्यक्ष थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जैसे आप देखते हैं मसौदा समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही थे, मसौदा समिति के, है ना। मसौदा समिति भी पूछेगा कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, है ना। अच्छा, हमने देखा है कितने ऐसे लोग, कितने नाम हैं, नाम में भी गजब का दम है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, कितना दमदार नाम लगता है ना, दमदार थे ही पूरे विश्व में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे 37 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 37 नंबर, सूची 1 और सूची 2, थोड़ा सा अरेंज में प्रॉब्लम है बट कोई बात नहीं है ना। यहाँ पर देखेंगे और कहता है कि सुमेलित कीजिए, है ना, सुमेलित करने की यहाँ पे चर्चा चल रही है। तो चलिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। जैसे में अगर हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया, तो फंडामेंटल राइट्स जो है यह यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। कई बार यह प्रश्न पूछा आपके एग्जाम में, है ना। उसी तरह संसदीय प्रणाली जो है, संसदीय प्रणाली, ये संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया, तो संसदीय प्रणाली लिया गया कहाँ से, तो ये यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन से लिया गया, है ना। आधुनिक लोकतंत्र का जन्मदाता कहा जाता है इसको, आधुनिक लोकतंत्र का जनक कहा जाता है यूके को, है ना। डीपीएसपी अगर आपसे पूछता है, डीपीएसपी, है ना, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया, तो यह लिया गया है आयरलैंड से। और कई बार आपके एग्जाम में यही सवाल पूछा जाता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया है आयरलैंड से। जैसे आप देखते हैं आपातकाल की अगर हम लोग प्रावधान की बात करें तो यह जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल, यह आपातकाल लिया गया है कहाँ से, किसके संविधान से, तो यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है ना, जर्मनी के संविधान से लिया गया। चलिए यहाँ पे 38 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान किया गया है। अनुसूची से हमेशा सवाल पूछा गया आपके एग्जाम में, है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, 38 का आंसर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 10वीं अनुसूची में दल बदल का चर्चा है, इसका वर्णन मिलता है ना। 10वीं अनुसूची में आप देखते होंगे
52वां संविधान संशोधन के तहत, है ना, 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। और इसी के तहत, है ना, दल बदल विरोधी कानून को लाया गया ताकि एक पार्टी अपना छोड़ करके किसी दूसरे पार्टी में, है ना, आसानी से ना जा सके। ये बात थी। चलिए, तो ये हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग दूसरी अनुसूची की अगर बात करते हैं कि दूसरी अनुसूची में किसका चर्चा मिलता है दूसरी में, तो दूसरी अनुसूची में आप देखते होंगे वेतन भत्ता का चर्चा है। वेतन भत्ता, है ना, वेतन और भत्ता का चर्चा। जैसे पहली अनुसूची में देखिएगा तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है, दूसरी में वेतन भत्ता है, तो तीसरा में शपथ का, जितने भी आला अधिकारी, जितने भी पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े जो, है ना, पद है, उनके शपथ का वर्णन दिया गया है तीसरी अनुसूची में। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो पांचवी अनुसूची है, अनुसूची को एकदम रट जाइएगा, अनुसूची से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के, है ना, क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में क्या है? प्रावधान है। इसका उल्लेख किया गया है इसमें। अनुसूची कितना है? तो पांचवी अनुसूची हो जाएगा। आठवीं अनुसूची में जैसे हम लोग देखेंगे तो आठवीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है, भाषा का। और अभी वर्तमान में जो भाषा है, आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को, है ना, इसमें शामिल किया गया है। 22 भाषाओं को, भारतीय भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है आठवीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग ये इसको डिलीट ही कराइए, अच्छा नहीं है ना, गलत तरीके से हो गया। चलिए यहाँ पे हम लोग देखें 40 नंबर प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी, गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अनपिछड़े अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? किस अनुच्छेद में इस आरक्षण का प्रावधान किया गया है? यही सवाल आपसे कहता है। आरक्षण उन्हीं लोगों को दिया जाता है, SC ST OBC जनरल वालों को भी आरक्षण दिया गया है, लेकिन जनरल वालों को कुछ अलग तरीके से आरक्षण दिया गया है। तो जितने भी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनका जो दायरा है वह सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े होने के कारण ये आरक्षण दिया गया, ताकि इन सारे लोगों को मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। और इसका प्रावधान अनुच्छेद 15 के 5 में इसका वर्णन मिलता है। इसका जो वर्णन है, इसका वर्णन कितना? अनुच्छेद 15 के 5 में इसका वर्णन हम लोगों को देखने को मिलता है ना। चलिए जैसे में यहां पर भी देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखिए, और ये 41 नंबर सवाल है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? किसके तहत? जैसे आप देखते होंगे कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था, है ना, 42वां संविधान संशोधन। और इस 42वां संविधान संशोधन को हम लोग लघु संविधान कहते हैं। इसको हम लोग लघु संविधान कहते हैं, है ना। बहुत सारा संविधान संशोधन के तहत इसमें प्रावधान किया गया, और इसीलिए इस 42वां संविधान संशोधन को हम लोग क्या कहते हैं? लघु संविधान कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। कब? 1976 में होता है। ठीक है, इसी के द्वारा संविधान में भाग 4 में आप देखिएगा, भाग 4 में किसका वर्णन है? भाग 4 में जाइएगा तो DPSP का वर्णन है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का इसका वर्णन है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अगर बात करें हम लोग, तो 51 के क में इसका वर्णन किया गया है। और आर्टिकल भी देखिए 36 से 51 के बीच में, है ना, 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का इसमें वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत क्या किया गया? इसको 43A को शामिल किया गया। 43A को शामिल किया गया, मतलब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। 43A को शामिल किया गया। जैसे आप देखते होंगे अनुच्छेद 352, जैसे अनुच्छेद आप 352 देख लीजिए, है ना, अनुच्छेद 356 देख लीजिए, अनुच्छेद 360 देख लीजिए। 352, 356 और 360 में
परिवर्तन से राष्ट्रपति की आपातकाल की जो घोषणा करने की जो शक्तियां हैं वह क्या किया गया, बढ़ाया गया। जैसे आप देख सकते हैं अब हर 2 महीने के बजाय 6 महीने में संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता पड़ेगी यहां पर। और इतना ही नहीं, यही संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन के तहत ही है ना, संविधान के भाग 4 में भाग 4 के क और 51 के क को क्या किया गया, जोड़ दिया गया। आप अनुच्छेद की यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। जैसे 39 अगर हम लोग ए की बात करें, यहाँ पे 39 ए की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा क्या है, यहाँ पे 39 ए में समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का वर्णन किया गया है। समान न्याय और निःशुल्क है ना कानून की सहायता की जिक्र यहाँ पर मिलता है, इसका वर्णन यहाँ पर मिलता है ना। यहाँ पे 48 के ए में देखते होंगे आप लोग, 48 के ए में एक बार प्रश्न पूछा हुआ था, 48 के ए में किसका वर्णन है ना, 48 के ए में है ना किसका प्रावधान किया गया है, तो पर्यावरण का संरक्षण और सुधार जोड़े गए हैं। इसमें पर्यावरण का संरक्षण है, इसको याद रखिएगा, पर्यावरण का संरक्षण और सुधार का वर्णन है, और सुधार का इसमें जिक्र किया गया है 48 के ए में प्रश्न पूछा गया है। चलिए 42 नंबर यहां पर हम लोग देखें, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है ना, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, भारत का महान्यायवादी, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल। अरे भाई सबका नियुक्ति करता है, यहाँ पे उपरोक्त में से क्या होगा, तो उपरोक्त में से सभी हो जाता है। जैसे आर्टिकल हम लोग देखेंगे तो भारत का महान्यायवादी है, आर्टिकल 76 में इसका वर्णन किया गया, 76 है ना, 76 में इसका वर्णन किया गया। अच्छा यहाँ पर देखेंगे नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन जो है, क्योंकि आर्टिकल कम से कम आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है उसको याद रखिएगा, 148 में इसका वर्णन किया गया है ना। अनुच्छेद कितना, तो अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन किया गया है। और भारत का जो राज्यों के जो राज्यपाल है ना, इनकी नियुक्ति 155 अनुच्छेद के तहत किया जाएगा, 155 अनुच्छेद के तहत किया जाएगा। और इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। जैसे 223 अनुच्छेद की अगर हम लोग बात करें तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति किया जाता है। कितने अनुच्छेद, 223 के अंतर्गत, 223 के अंतर्गत जो है हो सकता है पूछे कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति, कार्यकारी है ना, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति का वर्णन यहां पर मिलता है अनुच्छेद 223 के तहत। चलिए नेक्स्ट यहां पे हम लोग देखें, और नेक्स्ट यहां पे हो जाएगा, एक और भी 42 छप गया है बट कोई बात नहीं। भारत के सीएजी मतलब नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं, नियंत्रण महालेखा परीक्षक क्या करते हैं, कार्य करते हैं, है ना। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर अगर हम लोग यहां पर देखें है ना, तो क्या हो जाएगा, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक, क्या ठीक ठाक है आप। चलिए चलिए 42 का आंसर यहां पे हो जाएगा, बी आंसर हो जाता है, लोकवित्त संरक्षण के रूप में। देखिए दारोगा के लिए आप लोग बहुत पढ़े होंगे, बहुत पढ़ लीजिए है ना, जितना सिलेबस में दिया गया है सिलेबस को कंप्लीट करिए। सिलेबस को जब कंप्लीट करते हैं तो आप सोचते हैं कि 75, 80, 85 मेरा सही हो, तो इसके लिए 2 काम करने पड़ते हैं। इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है जब आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत है, आपने सिलेबस को कंप्लीट किया है, तो 2 काम करिएगा, आप अपने कटअप को पार कर जाइएगा और रिजल्ट हमेशा रहेगा। सबसे पहला काम है रिवाइज करने का, रिवाइज, और रिवाइज ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन उसी का सबसे बेहतर होता है जिसको कैपेसिटी होता है 10 घंटा पढ़ने का, जिसका रिवीजन अच्छा होगा। और वहीं पर वह एमसीक्यू जो है, जो हम लोग अभी देख रहे हैं है ना, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट जो है आईएमसीक्यू है, बिना रिवीजन का, बिना सिलेबस को कंप्लीट किए कभी आप पास नहीं कर सकते। अगर आप चाहते, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करते, अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं करते, आप सोचते हैं कि प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करेंगे
तो प्रत्येक एक सवाल का आंसर आपको रटना होगा, प्रत्येक रटना होगा, तो फिर बड़ा टफ हो जाएगा, यहाँ पे मुश्किल होगा। कभी कभी हो सकते हैं कि प्रश्नों को कठिन बना करके अगर पूछे तो आपसे बनेगा नहीं। लेकिन जो लोग अपनी सिलेबस को पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं, नोट्स के माध्यम से पढ़ते हैं और रिवीजन करते हैं। देखिए, रिवीजन जिसका बेहतर होगा, डिवीजन उसी को प्राप्त होगा। सेल्फ स्टडी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 10 घंटे का शेड्यूल बनाइए, डेली 10 घंटे का शेड्यूल बहुत है। और जब आप रिवीजन ज़्यादा करते हैं तो जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ही यहाँ पे स्कोर आपका बढ़ते चला जाएगा, स्कोर बढ़ेगा। और हमें इस बात पर फोकस करना पड़ेगा कि हमें किन किन टॉपिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। खास करके हम लोग बिहार दारोगा की बात कर रहे हैं। बिहार दारोगा आप देखते होंगे, गांव में भी कई लोग थे। हम लोग जब पढ़ा रहे थे तो गांव के कुछ लोग आए थे मात्र 1-1.5 महीने के लिए, सब पढ़ लिया था सब। और गांव में देखते बहुत दौड़ता है लोग, बहुत ज़्यादा, है ना। और अधिकतर पहले के समय में बिहार पुलिस, बिहार दारोगा, अधिकतर गांव वाले, आज भी गांव वाले ही सबसे ज़्यादा निकालते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको पटना आना पड़ेगा, दिल्ली आना पड़ेगा, ये भी बात नहीं है। जहाँ भी हैं, अगर सही गाइडलाइन आपको मिल रहा है तो वहीं से बैठ करके पढ़िए, कोई बड़ी बात नहीं है चीज़ों को कंप्लीट करना। और दारोगा के लिए एक बात आपको बता दें, फाइट करने के विचार से बता रहे हैं। अगर फाइट करना है तो एक तीर से 2 निशाना। आप अपने स्टडी को इस तरह से अपना रूप दीजिए, आकार दीजिए कि इसका सबसे ज़्यादा फायदा आपको मेंस में हो। क्योंकि मेंस में सबसे ज़्यादा जिसका मार्क्स रहेगा, नंबर जिसका ज़्यादा रहेगा, वही मेरिट लिस्ट में आता है ना। ये बात तो आप जानते होंगे। चलिए, तो ये बात है। 42 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, बी हो जाता है। यानी कि भारत के सीएजी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं लोकवित्त संरक्षक के रूप में, लोकवित्त संरक्षक के रूप में, है ना। भारत का नियंत्रण महापरीक्षक का जो वर्णन है यह अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक महापरीक्षक होगा। इसका कार्य क्या है, तो लोकवित्त और संरक्षक के रूप में, लोकवित्त एवं संरक्षक के रूप में यह कार्य करेगा। वेतन भत्ता इसकी जो प्राप्त होती है भारत की संचित निधि से प्राप्त होती है। इसकी वेतन भत्ता भारत के संचित निधि से, है ना, संचित निधि से यह प्राप्त होता है। वेतन भत्ता इनका संचित निधि से। जैसे आप देखते हैं डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था, डॉक्टर अंबेडकर साहब के अनुसार भारतीय संविधान का चौथा स्तंभ इन्होंने इसको माना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने। अगर हम लोग कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल इनका 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष कहिए या 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले हो जाए, है ना, ये हो जाता है। अगर कैग वाला जो है, कैग जो सीएजी है ना, अभी जो हम लोग कर रहे हैं, ये राष्ट्रपति के समक्ष शपथ को ग्रहण लेते हैं। राष्ट्रपति के समक्ष क्या करते हैं, तो राष्ट्रपति के समक्ष ये शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति के समक्ष, है ना, राष्ट्रपति के समक्ष ये शपथ लेते हैं। ठीक है, शपथ लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर 43 नंबर सवाल देखते हैं। 43 नंबर, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है, कौन कानून बना सकता है। कानून बनाने की शक्तियां किसके पास है, तो कानून बनाने की शक्तियां संसद के पास है, इसलिए सबसे ज्यादा पावरफुल होता है ना। कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, राष्ट्रपति बनना नहीं चाहता, सबसे ज्यादा, है ना। अगर हम लोग देखें तो कार्यकारी में जैसे होता है ना कि शासन व्यवस्था में वास्तविक शक्तियां किसके पास है और नाम मात्र की शक्तियां किसके पास है, तो वास्तविक शक्तियां जो है ये प्रधानमंत्री के पास प्राप्त है, पीएम के पास वास्तविक शक्तियां, और नाम मात्र की जो शक्तियां हैं ये प्रेसिडेंट के पास है ना, प्रेसिडेंट के पास है, यानी कि राष्ट्रपति के पास, है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग देखिए, इसका आंसर हमने कहा कि इसका आंसर क्या होगा, तो बी हो जाता है। आप देखते होंगे 248 आर्टिकल, कितना, अनुच्छेद 248, आर्टिकल भी याद रखना है। 248 अनुच्छेद में संसद की अवशिष्ट जो विधायी शक्ति है इसी के बारे में प्रावधान किया गया है, संसद की अवशिष्ट शक्तियां के बारे में, है ना। संसद की जो अवशिष्ट जो शक्तियां हैं इसी के बारे में इसमें जिक्र किया गया है, अनुच्छेद कितना, 248 में। और संसद को संघ सूची, है ना, इस संसद को 2 क्षेत्रों में इसका सबसे ज्यादा अधिकार है। एक हो जाता है कौन सा,
तो एक हो जाएगा संघ सूची में संविधान मतलब संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार है, और यहाँ पे समवर्ती सूची में भी, समवर्ती सूची में कभी कभी भी देख सकते हैं राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार है। अगर दो राज्यों के बीच में कुछ ऐसा हो जाए या राज्य को प्रावधान ऐसा हो जाए तो उसको कानून क्या करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे दो जगहों पे, दो क्षेत्रों में इनकी शक्तियां भरपूर है ना। संसद को संघ सूची और समवर्ती सूची में विधि बनाने की शक्तियां प्राप्त है। क्षेत्रीय परिषद का जो गठन हुआ, क्षेत्रीय परिषद का जो गठन होता है यहाँ पे, है ना, क्षेत्रीय परिषद का जो गठन हुआ, क्षेत्रीय परिषद का जो गठन हुआ, यह क्षेत्रीय परिषद का गठन यानी कि राज्य के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा इसका स्थापना किया गया, है ना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आप देखते होंगे, राज्य पुनर्गठन, है ना, पुनर्गठन अधिनियम, है ना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब? 1956 के तहत इसका गठन किया गया, क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया, क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है ना, जो हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे। अब यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है, तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था, अनुच्छेद में अगर हम लोग वर्णन करें तो इसका अनुच्छेद 124 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 124 में इसका वर्णन मिलता है, अनुच्छेद 124 में, है ना। इसलिए आर्टिकल को याद रखना है, आर्टिकल को भूलना नहीं है। और अनुच्छेद 168 जो है राज्य विधानमंडलों का गठन करता है। राज्य विधानमंडलों का गठन कितना? 168 आर्टिकल के तहत, 168 राज्य विधानमंडलों का गठन का प्रावधान है 168 के तहत, है ना। यहाँ पर